हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 18 ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत एनर्जी फॉर्म्स एंड सोर्स का लेक्चर 5, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। ओके, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या होता है। ओके, तो परंपरागत अर्थात जो परंपरा से चला आता हुआ है उसी को भी परंपरागत कहता है। अर्थात जो पुराने समय से जो प्रक्रिया जो प्रोसेस जो क्या है ऊर्जा को स्रोत होता है वही चलता आ रहा है, उसी को ही बोला जाता है परंपरागत स्रोत। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि जो पुराने समय से किस प्रकार से जो ऊर्जा के लिए स्रोत उपयोग में लिया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या है। पहला, जीवाश्म ईंधन। ओके, तो सबसे पहले क्या है जीवाश्म ईंधन। जैसे कि आप लोगों को मैंने जीवाश्म ईंधन के बारे में बताया था कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है। तो जीवों के अवशेष से जो बनने वाले जो ईंधन होता है उसी को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, रसोई गैस, केरोसिन, रसोई गैस था जैसे कि एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ओके, केरोसिन, डीजल आदि ईंधन। ओके, तो जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम, रसोई गैस, जैसे एलपीजी होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ओके, केरोसिन, डीजल आदि ये सभी क्या होता है ईंधन होता है। इनका उपयोग गैस, स्टोव, चूल्हों तथा वाहनों में प्रत्यक्ष रूप से होता है। ओके ओके, तो इन सभी जो पेट्रोलियम पदार्थ था जो इन सभी ईंधन जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, एलपीजी हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, इन सभी ईंधन का उपयोग क्या है गैस, स्टोव अथवा चूल्हों तथा वाहनों में प्रत्यक्ष रूप से उपयोग होता है अर्थात प्रत्यक्ष रूप से होता है। साथ ही ये विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी प्रमुख स्रोत के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। तो साथ ही क्या है विद्युत उपकरण के लिए भी प्रमुख स्रोत के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। विद्युत संयंत्रों में प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्म ईंधन का दहन करके जल उबालकर भाप बनाया जाता है। ओके, तो विद्युत संयंत्रों में क्या है जो प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन विशाल मात्रा में जीवाश्म ईंधन का दहन करके जल उबालकर भाप बनाया जाता है। अर्थात जो जीवाश्म ईंधन होता है जो जीवों के अवशेष से जो बनने वाले ईंधन है उसको क्या किया जाता है दहन अर्थात उसको जलाकर जब जल उबालकर उसमें क्या है भाप बनाया जाता है। यह भाप टरबाइनों को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करते हैं। तो यह भाप क्या करता है जो टरबाइनों को घुमाकर विद्युत उपकरण विद्युत को क्या करता है उत्पन्न करता है। ऐसे संयंत्रों को तापीय विद्युत संयंत्र कहा जाता है। ओके, तो इस प्रकार से जो संयंत्र होता है उसको तापीय तापीय संयंत्र कहा जाता है तापीय विद्युत संयंत्र कहा जाता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि तापीय विद्युत संयंत्र किसे कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि ईंधन का जो जीवाश्म ईंधन का दहन करके जल उबालकर भाप बनाए जाते हैं, यह भाप टरबाइनों को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करते हैं। ऐसे संयंत्रों को तापीय विद्युत संयंत्र कहा जाता है क्योंकि इन संयंत्रों में ईंधन के दहन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाता है जिसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ओके, तो क्योंकि इन संयंत्रों में ईंधन के दहन अर्थात ईंधन को जब जलाते हैं तो उसके द्वारा क्या किया जाता है एनर्जी अर्थात ऊर्जा उत्पन्न की जाता है जिसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। इस प्रकार के विद्युत में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा सब पहले उसमें ऊर्जा में बदलते हैं जो टरबाइन को घुमाने से यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं जिनसे विद्युत जनरेटर द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ओके, तो इसमें किस प्रकार से ऊर्जा का प्रोसेस होता है तो चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो ईंधन की जो रासायनिक ऊर्जा है उसको क्या करते हैं सबसे पहले उसमें ऊर्जा में बदलता है। ओके, इसको दहन करते तो किसमें बदलता तो वह उष्मा में बदलता था उसमें ऊर्जा में। तो जो टरबाइनों को घुमाने से यांत्रिक ऊर्जा था गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता था। टरबाइनों के द्वारा इस उष्मा को क्या किया जाता है घुमाया जाता है जिसके कारण यह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है जिनसे विद्युत जनरेटर द्वारा क्या होता है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ओके, इस प्रकार से क्या किया जाता है इसका जो एनर्जी है उसका प्रोड्यूस किया जाता है। सबसे पहले क्या किया जाता है ऊष्मीय ऊर्जा में बदला जाता है, ऊष्मीय ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में क्या है विद्युत जनरेटर द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ओके, ऊर्जा रूपांतरण की प्रत्येक पड़ाव पर ऊर्जा की कुछ मात्रा अनुपयोगी रूप में व्यय हो जाती है। तो ऊर्जा की जो रूपांतरण में क्या प्रत्येक प्रोसेस में क्या होता है कि ऊर्जा की कुछ मात्रा क्या होता है अनुपयोगी अर्थात बिना उपयोग के रूप में क्या होता है वह व्यय अर्थात खर्च हो जाता है। जीवाश्म ईंधन से चलने वाले विद्युत संयंत्र केवल 40% ही दक्ष होता है। तो इस प्रकार जीवाश्म ईंधन अर्थात जीवों के अवशेष से बनने वाला जो ईंधन होता है तो चलने वाला जो विद्युत संयंत्र केवल 40% ही दक्ष होता है। जीवाश्म ईंधन को जलाने की अन्य हानियां भी हैं। ओके, तो जीवाश्म ईंधन को जलाने की भी क्या अन्य हानियां भी है।
जीवाश्म ईंधन के जलने पर कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड मुक्त होते हैं। तो जीवाश्म ईंधन अर्थात जीवों के अवशेष जो बनने वाला जो ईंधन है उसको जलाने पर क्या बनता है, तो वह कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड मुक्त होते हैं। इन अम्लीय ऑक्साइड से अम्लीय वर्षा होते हैं जो जल व स्मारकों को प्रभावित करता है। तो जैसे कि हम लोगों ने अम्लीय वर्षा के बारे में जाना था कि अम्लीय वर्षा क्या होता है, जो कार्बन, नाइट्रोजन एवं सल्फर की जो ऑक्साइड क्या होता है, इसका जो लवण होता है जल में क्या होता है घुल कर जो वर्षा करता है उसे क्या क्या बोलता है, अम्लीय वर्षा कहता है। अर्थात ये क्या करता है, ये अर्थात ये क्या करता है, तो यह स्मारकों को प्रभावित करता है एवं जलीय जो क्या होता है, जो जीव जंतु को भी प्रभावित करता है। ओके, या ये क्यों, क्योंकि यह बहुत ही हानिकारक होता है। दूसरा, जल विद्युत संयंत्र। ओके, तो चलिए समझते हैं कि जल विद्युत संयंत्र अर्थात जल के द्वारा किस प्रकार से विद्युत संयंत्र प्रोड्यूस क्या प्रोसेस किया जाता है। ऊर्जा का एक अन्य पारंपरिक स्रोत बहते जल की गतिज ऊर्जा या ऊंचाई पर स्थित जल की स्थितिज ऊर्जा है। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि कोई भी डैम या फिर कोई भी बांध में जो वाटर होता है उसको क्या किया जाता है, कंटेन किया जाता है, क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, वह स्थितिज ऊर्जा में होता है, तो उसकी जो क्या होता है गति अर्थात वह स्थित रहता है, वह किसी भी प्रकार का गति नहीं करता। गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलकर टरबाइन पर डाला जाता है। इस टरबाइन की यांत्रिक ऊर्जा विद्युत जनरेटर को दी जाती है और अंततः विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाते हैं। ओके, तो इसके पश्चात जो डैम होता है या फिर जो बांध है उसमें जो उपस्थित जो जल होता है वो स्थितिज ऊर्जा में होता है। जब उसको क्या किया जाता है, टरबाइन में गिराया जाता है, तो उसके जो क्या होता है वाटर किस में आ जाता है, गतिशील अवस्था में आ जाता है। अर्थात उसमें गतिज ऊर्जा में बदलकर टरबाइन पर डाला जाता है। तो टरबाइन क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत जनरेटर को दी जाता है और अंततः विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। अर्थात जल विद्युत संयंत्र के द्वारा किस प्रकार से जो विद्युत ऊर्जा है उसका प्रोड्यूस किया जाता है। तो सबसे पहले क्या करता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। स्थितिज ऊर्जा के बाद क्या होता है, वह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। गतिज ऊर्जा में बदल कर टरबाइन पर डाला जाता है। तो उस टरबाइन की आंतरिक ऊर्जा विद्युत जनरेटर को दी जाती है और अंततः विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। ओके, जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव को रोककर बड़े जलाशय कृत्रिम झीलों में जल एकत्रित करने के लिए ऊंचे ऊंचे बांध बनाया जाता है। तो जैसे कि आप लोगों ने बड़े बड़े बांध के नाम के बारे में सुना होगा। तो जैसे कि उस बड़े बड़े बांध क्यों बनाया जाता है, ताकि जो पानी का क्या किया जा सकता है, कंटेनर अर्थात संग्रहण किया जा सके। और जैसे कि बड़े बड़े बांधों में कई बांधों में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या किया जाता है, वह टरबाइन का यूज किया जाता है ताकि वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सके। ओके, इन जलाशयों में वर्षा के समय जल संचित होता रहता है। ओके, तो वर्षा ऋतु के समय क्या होता है, जो वर्षा होता है, जो वर्षा का जल होता है वह उस समय क्या करता है, वह स्थित होता है अर्थात संग्रहण होता है। यह संचित जल बांध के ऊपरी भाग से पाइपों द्वारा बांध के आधार के पास लगे टरबाइन के ब्लेडों पर मुक्त रूप से गिरता है। अर्थात इस प्रकार से जो बांध में स्थित जल है उसको टरबाइन पर क्या किया जाता है, वहां पर गिराया जाता है। फलस्वरूप टरबाइन की ब्लेड घूर्णन करते हैं और जनित्र द्वारा विद्युत उत्पादन होता है। इस प्रकार से क्या है, जो वाटर था जल को क्या है टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है। तो टरबाइन की ब्लेड घूर्णन करते हैं तो घूर्णन गति करते हैं, जिसके कारण जो जनित्र द्वारा विद्युत उत्पादन होता है। जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत था। ओके, तो जल जो विद्युत ऊर्जा क्या है, एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ओके, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, क्योंकि उसका हम लोग क्या उपयोग करके क्या पुनः उसको यूज में ला सकते हैं। क्योंकि वर्षा के बाद जलाशय पुनः भर जाता है। इस प्रकार से जो वर्षा के बाद जो जलाशय होता था, जो बांध होता है, वह पुनः ही भर जाता है। इस प्रकार से जो वर्षा के जल है वह क्या होता है, वह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अर्थात जल विद्युत ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि वर्षा के बाद जलाशय पुनः भर जाता है। बांध निर्माण के साथ कई समस्याएं भी जुड़ी। इसमें बहुत से खेती योग्य भूमि तथा मानव आवास डूब जाते हैं। ओके, तो बांध निर्माण के साथ क्या है, कई समस्या भी होता है, जैसे कि इसमें बहुत से खेती योग्य भूमि तथा मानव आवास डूब जाते हैं। बहुत से पारिस्थितिक तंत्र भी नष्ट हो जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्र भी नष्ट हो जाते हैं। ओके, तीसरा, जैव मात्रा बायोगैस। ओके, तो चलिए बायोगैस के बारे में समझते हैं कि बायोगैस क्या होता है। हमारे देश में कृषि एवं पशुपालन को विशेष महत्व दिया जाता है। तो हमारे देश में क्या है, कृषि एवं पशुपालन को विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ कृषि अपशिष्ट तथा पशुओं की बहुतायत होने के कारण गोबर भी सरलता से उपलब्ध होता है। तो यहाँ पर कृषि होने के कारण तथा अपशिष्ट तथा पशुओं की बहुतायत अधिक मात्रा होने के कारण गोबर भी सरलता से उपलब्ध होते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इन्हें सीधे जलाकर ऊर्जा प्राप्त करने का प्रचलन है। ओके, तो ग्रामीण जो गांव क्षेत्र है उसमें क्या किया जाता है, वह जो गोबर होता है उसको क्या करता है, उसको जलाकर ऊर्जा प्राप्त करने का डायरेक्ट आई मीन जो क्या होता है, जो गोबर होता है उसको आज भी इन्हें सीधे जलाकर ऊर्जा प्राप्त करने का प्रचलन है। इससे ऊर्जा का एक बड़ा भाग प्रकृति में विलीन हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार इससे क्या होता है, जो ऊर्जा जो एनर्जी का जो एक बड़ा भाग होता है प्रकृति में विलीन हो जाता है। ये ईंधन अधिक मात्रा उत्पन्न नहीं करते तथा इन्हें जलाने पर अत्यधिक धुआं निकलता है। ओके, तो इस प्रकार से ये ईंधन क्या अधिक उष्मा उत्पन्न नहीं करते तथा इनको जलाने पर अत्यधिक धुआं निकलता है। इसलिए इसलिए इन ईंधनों की दक्षता में वृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा आवश्यक है। तो ठीक इसी प्रकार क्या है, इन ईंधनों की दक्षता में वृद्धि करने के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा आवश्यक है। जब लकड़ी को वायु की सीमित मात्रा में जलाया जाता है तब उसमें से जल तथा वाष्पशील पदार्थ बाहर निकल जाता है और ये रह जाता है सिर्फ चारकोल। ओके, तो जब लकड़ी को क्या किया जाता है, वायु की सीमित मात्रा में जलाया जाता है तो उसमें से क्या होता है, से जल तथा वाष्पशील पदार्थ क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है और रह जाता है सिर्फ चारकोल। चारकोल अर्थात क्या होता है, जो कोयला होता है, क्या होता है, कोयला, उसी को ही क्या बोला जाता है, चारकोल। ओके, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चारकोल को जलाने पर धुआं नहीं होता और यह बिना ज्वाला के जाता है। जैसे कि आप लोगों ने चारकोल अर्थात कोयला देखा होगा कि इसको जलाने पर क्या होता है, धुआं नहीं होता है और यह बिना ज्वाला के ही जलता है। इसकी ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता भी अधिक होता है, क्योंकि इसको में क्या होता है, ऊष्मा को उत्पन्न करने की जो दक्षता होता है वह अधिक होता है। गोबर पादप अपशिष्ट और मल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होकर बायोगैस या जैव गैस बनाता है। तो बायोगैस या जैव गैस कैसे बनाते हैं, तो गोबर क्या करता है, तो क्या होता है, तो गोबर पादप अपशिष्ट और मल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अर्थात इसमें ऑक्सीजन की क्या होता है, अनुपस्थिति होता है में अपघटित होकर बायोगैस या जैव गैस बनाता है। बायोगैस मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण। ओके, तो बायोगैस कौन सा मिश्रण होता है, तो यह मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण होता है। ओके, तो जो बायोगैस होता है मीथेन अर्थात CH4 किसको दर्शाता है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाइड्रोजन H2 एवं हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, H2S। ये क्या है, इन सभी का मिश्रण होता है। बायोगैस संयंत्र में ईंटों से बनी गुंबद टंकी होता है जिसमें गोबर व जल का गाढ़ा घोल या स्लरी बनाया जाता है। ओके, तो बायोगैस, चलिए इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर चित्र 3 में प्रदर्शित किया गया, यह स्लरी है, यह मिट्टी है, यहाँ पर भी मिट्टी, यह गैस निर्गम है, यह संपाचित्र या डाइजेस्टर या निर्गम टंकी, यह बनने वाला उर्वरक या खाद। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है, बायोगैस संयंत्र में ईंटों से बने गुंबद टंकी होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये क्या ईंटों से बनी गुंबद टंकी होता है जिसमें गोबर व जल का गाढ़ा घोल स्लरी बनाया जाता है। ओके, सबसे पहले क्या किया जाता है, गोबर व जल का गाढ़ा घोल बनाया जाता है जिसको स्लरी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसका स्लरी बनाया जाता है। इसे संपाचित डाइजेस्टर में डाल देता है जिनमें ऑक्सीजन नहीं होता। ओके, इसके पश्चात इसमें क्या है, संपाचित अर्थात डाइजेस्टर में डाल देता है जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है। अवायवी सूक्ष्मजीव जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती गोबर का अपघटन करता है। ओके, तो इसमें उपस्थित जो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसको क्या है, जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता है, वह इस गोबर का अपघटन करता है। अवयवी सूक्ष्मजीव जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती गोबर का अपघटन करते हैं। ओके, तो ये क्या करते हैं, गोबर का अपघटन करते हैं। जैव गैस को संपाचित के ऊपर बने टंकी में संचित किया जाता है। ओके, तो जैव गैस को क्या किया जाता है, जो संपाचित्र, यहाँ पर जो संपाचित्र डाइजेस्टर के ऊपर बने टंकी है उसमें क्या किया जाता है, इसको संचित किया जाता है। इसे पाइपों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर पाइप दर्शा गया, यहाँ पर गैस निकल यहाँ से पाइपों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। जैव गैस में 75% मीथेन गैस होती है। लेकिन तो जो CH4 की जो मात्रा होता है कितना होता है, 75%, जो धुआं उत्पन्न किए बिना जलता है और इसके जलने के पश्चात राख जैसा कोई अपशिष्ट भी नहीं बचता। जैव गैस का उपयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से जो गैस का उपयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका प्रोसेस होता है। यहाँ पर संपाचित्र या डाइजेस्टर में क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं इसका क्या करता है, अपघटन करता है, जिससे क्या है, इस प्रकार से उर्वरक या खाद बनता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को जैव मात्रा या बायोगैस के बारे में समझा होगा कि बायोगैस क्या होता है, किस प्रकार से इसमें जो उर्वरक या जो खाद है उसका निर्माण किया जाता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
चौथा, पवन ऊर्जा। ओके, तो चलिए पवन ऊर्जा के बारे में समझते हैं कि पवन ऊर्जा क्या होता है। अध्याय 3 में हमने देखा कि किस प्रकार सूर्य के विकिरणों द्वारा भूखंड तथा जलाशयों के असमान तप्त होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है और पवनों का प्रवाह होता है। ओके, तो जैसे कि आप लोगों ने अध्याय 3 में हमने देखा था कि किस प्रकार से सूर्य के विकिरणों द्वारा क्या किया जाता है, भूखंडों तथा जलाशयों के असमान तप्त होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होता है और पवनों का प्रवाह होता है। पवनों की गतिज ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों द्वारा यांत्रिक कार्यों को करने में होता है कि जो पवन की जो गतिज ऊर्जा होता है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो पवन चक्कियों द्वारा यांत्रिक कार्यों को करने में के लिए किया जाता है। उदाहरणतः पवन चक्कियों की पंखुड़ियों की घूर्णन की गति का उपयोग कुओं से जल खींचने के लिए होता है। तो जैसे कि जो पवन चक्कियों की जो पंखुड़े का जो घूर्णन की गति का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो कुओं से जल को खींचने के लिए होता है। आजकल पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी हो रहा है। ओके, तो आज के समय में क्या है, जो पवन ऊर्जा है उसका उपयोग क्या किसके लिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा रहा है। ओके, पवन चक्की की घूर्णी गति का उपयोग विद्युत जनित जनरेटर के टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। ओके, तो जो पवन चक्की के जो घूर्णी गति का जो उपयोग कहाँ किया जाता है, तो विद्युत जनित जो जनरेटर होता है कि टरबाइन को घुमाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसी विशाल क्षेत्र में बहुत सारे पवन चक्की लगाए जाते हैं जिसे पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। तो पवन ऊर्जा फार्म किसे कहता है, तो किसी विशाल क्षेत्र में बहुत सारे पवन चक्की लगाया जाता है जिसको पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। तो जहाँ पर पवन ऊर्जा बहुत सारे जो पवन ऊर्जा की जो चक्की होता है उसको लगाया जाता है उसे कोई पवन ऊर्जा फार्म कहता है। तो पवन ऊर्जा फार्म किसे कहता है, तो किसी विशाल क्षेत्र में बहुत सारे पवन चक्कियों लगाए जाते हैं जिसको ही पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। यह एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ओके, तो जो पवन ऊर्जा यह भी क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि वे संसाधन या ऊर्जा जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद क्या किया जा सकता है, उसको पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, उसको ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर पवन ऊर्जा इस प्रकार से क्या किया जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्या प्रोड्यूस किया जाता है, यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि चित्र 4 में दिखाया गया, यह सॉफ्ट है या गियर बॉक्स जनित्र। जैसे कि पहला पवन से चक्कियों में गति आती है। तो यहाँ पर जो पहला यहाँ पर जो जैसे कि आप प्रदर्शित है पंखुड़ियों के जैसा जो चक्किया होता है, इसमें क्या किया जाता है, पवन से क्या होता है अर्थात हवा से क्या है चक्कियों में गति आता है। दूसरा शाफ्ट द्वारा जनित्र शुष्क होता है और विद्युत उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है शाफ्ट, तो शाफ्ट द्वारा जनित्र शुरू होता है और विद्युत उत्पन्न होता है। तीसरा ट्रांसफार्मर द्वारा विद्युत उच्च विभव पर परिवर्तित किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर के द्वारा क्या किया जाता है, जो विद्युत उच्च विभव पर परिवर्तित किया जाता है। चौथा है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि विद्युत ग्रिड द्वारा विद्युत संचरण होता था, इसके द्वारा विद्युत का संचरण होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।